नमस्कार नमस्कार। फिर आपके सामने एक बार हम उपस्थित हैं क्लास लेकर, एक नई क्लास लेकर, एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। जो पिछली क्लास में हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ लिया था, 2-3 दिन पहले क्लास अपलोड कर दी गई थी, उसमें आप देखना या देख चुके हो राजस्थान का नामकरण। तो दोस्तों, आज जो बात करने जा रहे हैं हम, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो राजस्थान के एकीकरण क्या था, ये कैसे हुआ, कितनी रियासतें थी, ये रियासतें कैसे बनी। तो इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हमारे राजस्थान से पहले भारत की, यानी भारत पहले किसके गुलाम था, या फिर इसमें कैसे सुधार आया, फिर ये कैसे अपने रियासतों में बंटा, ये कैसे आज़ाद हुआ। तो आपको बता दूं, हमारे जो राजस्थान जो अपनी भूमि है, मातृभूमि है, ये पहले कई जो थप्पड़ों का सामना कर चुका है, और धीरे धीरे करते ये एकीकरण हुआ, और फिर हमारा जो है 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। इससे पहले बात करना चाहता हूँ भारत की। तो दोस्तों, भारत की बात करना चाहता हूँ, उसे पहले गौर से सुनिए, सिर्फ सुनना है आपको कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एकीकरण करना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो मैं बात करना चाहता हूँ अपने थोड़े इंग्लैंड को लेकर, क्यों आपको पता है कि हमारे 1947 से पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, हमारे पूर्ण हिंदुस्तान बात करूं तो हमारे पाकिस्तान भी इसके अंदर है। तब ब्रिटिश सरकार का जो प्रधानमंत्री होता था, वो वायसराय हमारे भारत में रखा करता था, हिंदुस्तान में। तो अब आते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो 1945 में एक प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का एक पीएम था, जिसका नाम था चर्चिल। जो ये चर्चिल था, ये कंजर्वेटिव पार्टी का था। कंजर्वेटिव पार्टी का था दोस्तों। फिर क्या हुआ, ये कंजर्वेटिव पार्टी का था, फिर इसमें ऐसा हुआ कि ये जुलाई 1945 में यहां से इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। फिर एक नया प्रधानमंत्री यहां आता है, और उसी से एक नई कहानी स्टार्ट होती है। यही एक नया मोड़ है, जरा इसे ध्यान से समझना। एक इसमें नया व्यक्ति आता है, आपने अक्सर नाम सुना होगा, एटली, यानी क्लेमेंट एटली। यहां पे एक नया प्रधानमंत्री आता है जुलाई 1945 के बाद, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, नया प्रधानमंत्री पीएम आता है। जो पीएम आता है उसका नाम क्या है, क्लेमेंट एटली। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है इंग्लैंड में, और ये किस पार्टी का था, ये अपने था लेबर पार्टी का। यानी इसकी पार्टी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, इसकी जो पार्टी थी वो अपने थी दोस्तों लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी का ये नेता था, लेबर पार्टी का ये प्रधानमंत्री बनकर सामने आता है एटली। तो प्रधानमंत्री सामने आता है बनकर, फिर ये वायसराय यहाँ पे नियुक्त करता है, हमारे भारत में एक वायसराय नियुक्त करता है, बोलूं तो गवर्नर जनरल। जो ये व्यक्ति आता है, जिसका नाम होता है लॉर्ड बेवल। जो ये व्यक्ति होता है, ये क्या होता है, वायसराय बनकर, गवर्नर जनरल बनकर हमारे भारत में आता है, नियुक्त होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का, इसने अपने संसद में, इंग्लैंड की संसद में, और वायसराय लॉर्ड बेविल के नेतृत्व में एक घोषणा कर दी, एक घोषणा की। और वो घोषणा कब की दोस्तों, इसने 20 फरवरी 1947 में जो इंग्लैंड की संसद थी, उसमें एटली ने गवर्नर जनरल वायसराय हमारे लॉर्ड बेवली के नेतृत्व में घोषणा कर दी थी 20 फरवरी 1947 में, कि भारत को 1918 में, जून 1918 में
उनको आजाद कर दिया जाएगा, उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, उनकी जो बागडोर है वो भारतीय जो स्वतंत्र सेनानी है या फिर भारतीयों को हाथ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये बात किसने कह दी? एटली ने कह दी। और किसके नेतृत्व में? वायसराय लॉर्ड बेविल के नेतृत्व में। फिर क्या होता है? तत्कालीन कोई कारण होता है, तत्कालीन कारण होने के कारण क्या होता है? तत्कालीन कारण होने पर क्या होता है? ये वापिस क्या जाता है? इंग्लैंड चला जाता है, वापिस इंग्लैंड चला गया। इसको इंग्लैंड बुला लिया गया, किसको? वायसराय लॉर्ड बेविल को। और इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जिसका नाम ही बहुत आप शायद सोच रहे होंगे भी कौन है, और शायद आपको पता भी होगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, पता लग जाएगा, आराम से करेंगे दोस्तों, समझना। फिर एक व्यक्ति आता है, एक नया वायसराय बनकर भारत का नियुक्त होता है, जिसका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही शानदार नाम है, इसने बहुत ही प्रयास किए अपने भारत को आजाद करने में। एक नया व्यक्ति, नया वायसराय आता है जिसका नाम आता है दोस्तों, नया वायसराय आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। ये व्यक्ति क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन एक नया भारत का वायसराय बनता है और इसी के साथ नई उम्मीद एक बनकर हमारे सामने आती है। इसने जो हमारे सांप्रदायिक जो उन्माद थे उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि भारत में किसी प्रकार का जातिवाद या सांप्रदायिक कोई भी प्रथा न हो या कोई भी ऐसा दंगा न हो, उसको देखते हुए परखते हुए इसने क्या किया? अपने जल्द यानी बोलूं तो अति शीघ्र इसने क्या किया कि भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। इसने कहा भी हमारे एटली ने घोषणा कर दी है कि 1948 तक हम भारत को आजाद करा देंगे, हमारे वायसराय कहाँ गए? वापस इंग्लैंड चले गए। तो इसने क्या किया? एक प्रतीक तैयार किया, बोलूं तो एक लेटर तैयार किया और कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड में अपने प्रधानमंत्री के पास भेज दिया, संसद में। संसद ने उस लेटर को देखा और उस पर गौर किया और फिर उसको स्वीकृति मिल गई दोस्तों 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 में जो इन्होंने एक लेटर लिखा था भारत को आजाद कराने के लिए, उसको जो स्वीकृति मिली दोस्तों वो 3 जून 1947 को मिल गई। 3 जून 1947 3 जून 1947 को क्या हुआ दोस्तों? इसको स्वीकृति मिल गई, स्वीकार कर लिया गया हमारे इंग्लैंड की संसद में एटली के द्वारा, और वायसराय को आदेश दे दिया गया कि आप जो कर रहे हो वो सही है। फिर हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? इसी के एक दिन बाद बोलूं मैं, इसने 4 जून 1947 में भारत विभाजन की घोषणा कर दी। भारत विभाजन की घोषणा कर दी। यानी 4 जून 1947 में क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय विभाजन की घोषणा कर दी कि भारत को आजाद कर दिया गया है, या फिर भारत जो आजाद हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? 1947। इसने कहा भी जून 1947 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। फिर इसने 4 जून को एक और बात कही कि भारत को पूर्णतः और पाकिस्तान को दोनों को अलग कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी जाएगी। ये किसने कह दी? माउंटबेटन ने कह दी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी जाएगी। और हुआ ही ऐसा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, यानी दोनों की सीमा बन गई। और सीमा जो बीच में आती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में। फिर क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम, थोड़ा इधर ध्यान देना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 1947 के 8वीं धारा 8 के अंतर्गत एक बात कही इसने कि जो हमारा भारत में जो भी लोग है, या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर अपना अलग स्वतंत्र
अस्तित्व बना ले। यानी उसने क्या बात कही, हमारे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 8 के तहत एक बात कह दी कि या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर खुद स्वतंत्रता रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लीजिए। ये किसने बात कह दी, हमारे इसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 8 के तहत ये बात कह दी। अब देखो दोस्तों क्या बात होती है, यहाँ पे इसने ये बात कह दी। उसके बाद इससे पहले की बात करता हूं, 1947 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया। फिर ये बात चलने लगी भी कौन किस दिशा में जाए। कुछ लोग थे, कुछ राजा थे जो हमारे पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, और कुछ लोग अपने खुद स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे। फिर इससे थोड़ी पहले की बात करता हूं दोस्तों, मजेदार बात है, बहुत खूबसूरत बात है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना कि मैं बात करना चाहता हूं 15 अगस्त, यानी अगस्त से पहले, भारत आजाद होने से पहले की बात करना चाहता हूं दोस्तों। क्या हुआ इससे पहले बात करूं दोस्तों, एक विभाग बनता है, विभाग, और उस विभाग का नाम क्या है, रियासती विभाग। अब रियासती जो विभाग बनता है यानी रियासतों का विभाग, ये क्या था, इसमें ये था कि अलग अलग रियासतें थी जो भारत में मिलना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो यहाँ पे व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये व्यक्ति आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपने आते हैं, और कब आते हैं सरदार, 5 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 से पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों। और कब बना था ये, 5 जुलाई 1947 में कौन सी रियासती विभाग गठित हुई थी, रियासती विभाग गठित की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब की थी, 5 जून 1947 को, 5 जून 1947 को, 5 जून 1947 को क्या किया, एक ने रियासती विभाग का गठित कर दिया। कब किया, 5 जुलाई दोस्तों, 5 जुलाई को। अब देखो दोस्तों, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो अपने जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने ये कह दिया, जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल जाए, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है पाकिस्तान में चले जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सकते हैं। ये तो गलत बात है, भारत की जो भूभाग और राजनीतिक जो स्थिति है वो तो बिगड़ी जा रही है। फिर उन्होंने कहा भी इसको कैसा किया जाए। फिर ये बात होती है अपने भारत आजाद होने से पहले, कब की बात है, 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक रियासती विभाग गठित करते हैं, और उसका जो सचिव बनाते हैं, सचिव, क्योंकि इसको चलाने के लिए एक सचिव बनाते हैं, और उस सचिव का नाम है दोस्तों वीपी मेनन। वीपी मेनन को क्या करते हैं, यहाँ का सचिव बनाते हैं, किसका, रियासती विभाग का। चलो बना दिया। अब इन्होंने क्या किया कि एक कार्य स्टार्ट कर दिया भी, हाँ राजस्थान या भारत में जितनी भी रियासतें या राजा है उनको भारत में ही रखना है, उनको भारत में रखना है, बाहर नहीं जाने देना, उनको बाहर नहीं जाने देना। तो दोस्तों ये जो रियासती विभाग बना था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था 5 जुलाई 1947 को, इसके द्वारा क्या हुआ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने एक बात कह दी कि जो भी भारत का राजा या नागरिक है या सदस्य है, उनके लिए 3 शर्तें हैं या 3 विषय है, उन 3 विषयों को मानना पड़ेगा, और भारत में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उन्होंने एक विलय पत्र तैयार कर लिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों बात आती है कि वो 3 विषय कौन कौन से थे। बिल्कुल 3 विषय, हम 3 विषय की बात करते हैं दोस्तों। 3 विषय कौन कौन से थे, 3 विषय की बात करूं दोस्तों, शिक्षा, संचार और विदेशी या विदेश मामले। इन तीनों में जो भारत का नागरिक है या राजा है या फिर रियासतों का जो नरेश है वो किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात, तीनों विषय आपको मानने पड़ेंगे, और इसके अलावा जो भी विषय है वो आपके लिए स्वतंत्र है, चाहे मानो या ना मानो, उसमें आपका हक है।
ये 3 विषय बना दिए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन और इनके साथ एक व्यक्ति आता है माउंटबेटन, यानी माउंटबेटन जो अपना वायसराय था माउंटबेटन, वो इनके साथ होता है। ये क्या करते हैं कि सभी रियासतों को एक करने के लिए, सभी राजाओं नरेशों को एक करने के लिए जुट गए, ठीक है। और एक एक ने टपकान लग गया भी, हाँ वो राजा इन्हें करांगा। तो उन्होंने क्या किया, एक एक राजाओं को विलय करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखना, सबसे पहले जो राजा, सबसे पहले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजा कौन था? आपको पता है कि सबसे पहले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजा कौन था? कौन था? बीकानेर का राजा था नरेश शार्दुल सिंह था। कौन था? नरेश शार्दुल सिंह। कौन था दोस्तों? बीकानेर का राजा, सॉरी इधर है, बीकानेर का राजा कौन था? अपने बीकानेर का नरेश शार्दुल सिंह। हमारा बीकानेर का नरेश शार्दुल सिंह ने क्या किया, सबसे पहले यहां पे हस्ताक्षर किए विल्य पत्र पर। और दोस्तों वो कब किए? 7 अगस्त 1947। याद रखना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है फैक्ट के साथ कि विल्य पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस राजा ने किए, किस रियासत के राजा ने किए और कहां का था? बीकानेर का राजा नरेश शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 में सबसे पहले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 7 अगस्त। दोस्तों कब किए थे? 7 अगस्त 1947 में। ऐसे करते करते लगभग 14 अगस्त को सभी राजाओं ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कुछ राजा थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। यहां पे बात करना चाहता हूं मैं हमारे जोधपुर के राजा हणूत की, महाराजा हणूत की बात करना चाहता हूं मैं। वो व्यक्ति क्या था? हमारे पाकिस्तान का वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर, एक अलग स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र रियासत स्थापित करना चाहता था, स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहता था दोस्तों। लेकिन इस षड्यंत्र का पता जैसे हमारे वीपी मेनन को चलता है, वीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अति शीघ्र क्या करता है, माउंटबेटन की तरफ जाता है और माउंटबेटन कहता है भी चलो ये सब करते हैं। तो इन्होंने बड़े चतुराई से, बड़े दिमाग से काम लिया और ठंडे दिमाग से, और क्या किया कि जोधपुर के राजा था, अपने बात करने जा रहा हूं मैं, जोधपुर का राजा हणूत सिंह को उन्होंने मना लिया। जोधपुर का राजा, जो जोधपुर का राजा था, राजा हणूत सिंह को मना लिया। और बात करता हूं ये जो था किसके संपर्क में आ गया? यहां का पाकिस्तान का, यानी पाक का एक वायसराय था, गवर्नर जनरल था, जिसका नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना। इसके संपर्क में आके हणूत सिंह ने इसको कहा भी मुझे स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना है, स्वतंत्र रियासतें स्थापित करना है और स्वतंत्र तरीके से रहना है। दोस्तों ये किसने कही? हमारे इस हणूत सिंह ने। लेकिन ये बात वीपी मेनन को पता चलने, वीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताता है, ये बात चलती है अपने माउंटबेटन की तरफ, और तीनों इकट्ठे होकर उस षड्यंत्र का पता चलते इन्होंने बड़े चतुरता से, बड़े दिमाग से काम लेकर उसको कैसे न कैसे करके मना लिया। और 10 अगस्त 1947 को, और 10 अगस्त दोस्तों बात करने जा रहा हूं मैं, 10 अगस्त 1947 को इन्होंने भी इस पर क्या किया? हस्ताक्षर कर दिए। क्या किया? हस्ताक्षर कर दिए। इधर हमारे धौलपुर जैसलमेर जो राजा थे, ये भी क्या हुए? हणूत सिंह के बातों में आकर ये भी अपनी स्वतंत्र रियासतें स्थापित करना चाहते थे। ऐसे करके ये रियासतें अपने भारत में रह गई। और फिर क्या हुआ कि हमारा भारत जो 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया पूर्णतः, पाकिस्तान अलग और भारत अलग। फिर भी क्या हुआ? कुछ राजा थे, कुछ
रियासतें थी जो न तो भारत में मिलना चाहती थी और न ही पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और वो अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में ही खुशी मानती थी, और वो सबके साथ यानी भारत के साथ मिलना या पाकिस्तान के साथ मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और वो चाहती थी भी हम अलग स्वतंत्र रहें। तो इस पर बात करता हूं दोस्तों, एक बात आती है इस पर, बहुत शानदार बात है दोस्तों, सुनना आप कि यहां पे बात करने जा रहा हूं मैं हमारे 16 दिसंबर 1947 की, 16 दिसंबर 1947 की, 16 दिसंबर 1947 की, 16 दिसंबर 1947 को ऐसा क्या हुआ कि इसकी बात मैं करने जा रहा हूं। इसमें एक बात रखी गई, इसमें 16 दिसंबर 1947 में माउंटबेटन और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष बोला जाता है उनको, और उनके साथ वीपी मेनन और हमारे एटली के निर्देशानुसार एक बात रखी गई कि जो रियासतें अलग रहना चाहती है रह सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो रियासतें अलग रहना चाहती है रह सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बात किसने कही? इन तीनों ने कही, और एक इसमें शर्तें रख दी। शर्तें क्या रख दी? कि शर्तें ये रख दी कि कम से कम उस जो रियासतें हैं या रियासत है उसकी आय होनी चाहिए कम से कम 1 करोड़, 1 करोड़ आय होनी चाहिए, और जनसंख्या है वो कम से कम 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, तभी उसको क्या है एक स्वतंत्र अस्तित्व का रियासतें मानी जाएगी या उसे स्वतंत्र रहने का हक दिया जाएगा, नहीं तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिलना पड़ेगा। बात कर रहा हूं मैं कितने? 1 करोड़, 1 करोड़ आय, और दोस्तों 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या उस रियासत की होनी चाहिए। और जो ये शर्तें पूर्ण करने में मानूं तो मैं आपको बता दूं, जयपुर, उदयपुर और हमारे जोधपुर जो रियासतें थी वो इसके अतिरिक्त आती थी और वो शर्तें कंप्लीट कर सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ रियासतें इसके अतिरिक्त भी क्या हुआ कि अलग रहना पसंद करती थी, अलग रहना पसंद करती थी। फिर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने, फिर इन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने 1947 से लग गए, और फिर क्या हुआ 1948 में, मार्च 1948 से उन्होंने एकीकरण करना प्रारंभ कर दिया। और उस समय हमारे भारत की रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी दोस्तों। 19 रियासतों में से कुछ हमारे चिप जो ठिकाना था वो 3 थे। कौन कौन थे? कुशलगढ़, लावा, निमराना। ठिकाना कौन सी था? कुशलगढ़, लावा, निमराना। और दूसरी बात करूं चिप जो हमारे प्रशासित जो थे यानी रियासतें थी वो थी हमारे 2। तो दोस्तों ऐसे करके जो वो 2 थी वो कौन कौन सी थी? अजमेर और हमारे मेवाड़, अजमेर और मेवाड़। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक अलग रियासतें नया गठित करके 1948 में इन्होंने रियासतें का एकीकरण स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते करते इनकी बड़ी भावना या बड़े प्रेम से लगे और लगन से लगे और राजस्थान के आखिरी 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 पोजीशन पर ले गए। आखिर ऐसा हुआ 7 हमारे चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। 1 नवंबर 1947 को 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और कल जो अपने करने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, पहले चरण से चलेंगे। हो सकता है कल आपको सातों चरण पूरे करवा दें, या धीरे से चलेंगे, आराम से चलेंगे, हो सकता है आपको 6 या 5 भी चरण पूरे हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, आपका प्यार मिलता रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और प्यार मिलता रहे। धन्यवाद, धन्यवाद।